नमस्कार दोस्तों, एनवायरनमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वारो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम इन्वायरनमेंट साइंस के 5000 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। जितने लेक्चर इससे पहले मैंने बनाए हैं मैं उम्मीद करता हूँ आपने देखे होंगे और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ पे भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा प्रेशर चेंज। अगर हम अपने एटमॉस्फेयर में प्रेशर के चेंज की बात करते हैं तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोर रैपिडली चेंज होता है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारा एक सॉल्यूशन है NaOH का, उसमें से जो हीट लिबरेट होगी वो आप कैसे डिटरमिन करोगे। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद में इनिशियल टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, फिर हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, फिर उसे घुमाते हैं और घुमाने के बाद में फिर हम उसका फाइनल टेम्परेचर जो है चेक कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारा है कि कौन सा ऐसी टेक्निक है जो आपकी गैसेज और पर्टिकुलेट दोनों को रिमूव कर सकती है। चारों ऑप्शन में आप देखेंगे तो नीचे के तीन ऑप्शन, सेटलिंग चैम्बर, आपका डायनेमिक प्रेसिपिटेटर, बैग फिल्टर, ये डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के काम आता है। वेंचुरी स्क्रबर ये डस्ट को रिमूव करता है, ठीक है। बट अगर आप वेट वेंचुरी स्क्रबर की बात करो तो डेफिनेटली वो आपके डस्ट और गैसेस दोनों को रिमूव कर देगा। तो आपका वेंचुरी स्क्रबर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो हमारे अर्थ का मीन टेम्परेचर होगा विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस वो कितना होगा। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए सिंपल सी आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। जब भी आपको ये आता है कि विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस कितना टेम्परेचर होगा तो ये -19 होगा। अगर आप पूछेंगे कि अभी ग्रीन हाउस गैसेस की प्रेजेंस में कितना हमारा टेम्परेचर है अर्थ सरफेस का, तो वो 15 है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अगर नहीं होगा तो -15 होगा, अगर ये है ग्रीन हाउस गैसेज तो ये हमारा 15 डिग्री सेल्सियस है। बट नहीं, अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी तो -19 होगा और अभी हमारी अर्थ सरफेस का जो मीन टेम्परेचर है वो है हमारा 15 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिर से थोड़ा कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन है। लगभग हर कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ दोस्तों। NO2 जो है वो ओजोन को फॉर्मेशन में हेल्प करता है और NO जो है वो उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। ये कह सकते हैं कि भाई बनाता कौन है NO2 और उसको ब्रेक डाउन कौन करता है NO। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो आपने सिंपली ये सोच के दिमाग में अपना लगा देना NO2 बनाएगा और NO उसको ब्रेक डाउन करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है NO2 एंड VOC इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन है कि जब भी हम अपवर्ड वर्टिकल राइज की बात करते हैं फ्लूम की तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। पहले दो ऑप्शन अगर आप छोड़ दें तो नीचे के दो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। और ये सिंपली एक आपने 5 टाइप के कंडीशन पढ़ी है फ्लूम राइज में, ठीक है। लूपिंग पढ़ा होगा आपने, फैनिंग पढ़ा होगा, कोनिंग पढ़ा होगा, लोफ्टिंग पढ़ा होगा और फ्यूमिगेटेड। तो जो आपकी लूपिंग कंडीशन होती है उसमें हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होती है, अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल कंडीशन जो हैं वो आपके पोल्यूशन डिस्पर्जन में हेल्प करती हैं। ज़्यादा अच्छा डिस्पर्स होते हैं पोल्यूशन आपके जो भी इन्वायरमेंट में होते हैं। न्यूट्रल कंडीशन ना आपकी हेल्प करती है और ना ही वो सिंक डाउन करती है। तो बेसिकली इसका सही आंसर जो है वो आपका लूपिंग ही होना चाहिए। और पूरी कंडीशन को देखते हुए और सोर्स डिफरेंट डिफरेंट ऑथेंटिक सोर्सेज को देखते हुए इसका जो आंसर आएगा वो लूपिंग ही आएगा। अगला क्वेश्चन आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। 4 टेक्नोलॉजी दी हैं और इन्होंने सबसे एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की बात की है जो कि BOD को 5 mg/लीटर तक रिड्यूस कर देता है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी ट्रिकलिंग फिल्टर को सबसे पहले हम सेग्रीगेट कर देते हैं क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कम है। अब बचे हुए 3 ऑप्शन में हम ऑप्शन नंबर सी आपका एनारोबिक अपफ्लो स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर जो होते हैं ये एनारोबिक
रिएक्टर हैं और बेसिकली ये आपके मॉडरेट टू हाई बीओडी को ट्रीट करने के काम आते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, जब हम मॉडरेट टू हाई बीओडी ट्रीट करेंगे तो उसमें से निकलने वाला जो एफुलेंट है उसका बीओडी इतना तो कम नहीं हो सकता। फिर कंपटीशन आ जाता है हमारा एएसपी और मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर पे। तो दोनों की दोनों एरोबिक टेक्नोलॉजी है, सेम लगभग प्रोसीजर दोनों में होता है। बट मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर में क्या करते हैं हम, आपका जो एरेशन टैंक है उसमें एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं और मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया अटैच होते हैं। जब पानी उससे पास होता है तो वो मोस्ट एफिशिएंटली आपको बीओडी को रिमूव कर देता है। तो आपका सही आंसर क्या आएगा, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। अगला क्वेश्चन ईआईए से है, सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन इन्होंने दिया है, बस आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। अगर आप स्टेज देखो तो जो हमारे यहाँ पे इंडिया में जब भी अप्रेजल आपका ईसी मिलता है तो उससे पहले 4 स्टेजेस से गुजरना होता है। आपका पहला स्टेज आएगा आपका स्क्रीनिंग, दूसरा आएगा स्कोपिंग, तीसरा पब्लिक हियरिंग और फोर्थ नंबर का जो स्टेप है वो है अप्रेजल। तो अप्रेजल के लिए जो हमें रिपोर्ट चाहिए तो उसमें आपका क्या होना चाहिए, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग एंड पब्लिक हियरिंग, तीनों चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो वो कहाँ मिलेगी आपको, ईआईए की रिपोर्ट में मिलेगी। ठीक है, ए रिपोर्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसी को देखेंगे जो रिव्यू करने वाले होंगे और वो कमेटी उसी को रिव्यू करके इसकी स्क्रूटनी करके फिर आपको कमेंट देके उसको आगे इसी के लिए भेज देती है। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली आपके फाइनल डिसीजन से पहले की चीज़ें हैं। यानी कि अप्रेजल पे जो आएगी एक रिपोर्ट उसको आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट कहोगे या उसको क्या कहोगे, ईआईए रिपोर्ट कहोगे। उसके और ईआईए को पूरा प्रोसीजर के बाद में आपको ईसी मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो लैंडफिल हम पढ़ते हैं बेसिकली उस पे है, उसमें हम लाइनर लगाते हैं। तो लाइनर बेसिकली आपके कंपैक्टेड क्ले और जियो मेम्ब्रेन के बनाए जाते हैं। अगर आप सैनिटरी लैंडफिल की बात करो तो सैनिटरी लैंडफिल में हम 90 सेंटीमीटर का कंपैक्टेड क्ले का एक लाइनर लगाते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका कंपैक्टेड क्ले है। अगर जियो मेम्ब्रेन और कंपैक्टेड क्ले दोनों आ जाएं उस टाइम पे आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि वो आखिर आपसे पूछ क्या रहे हैं। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हमारे वाटर में डिजोल्व सॉलिड होते हैं टीडीएस, टोटल डिजोल्व सॉलिड, उनको रिमूव करने की जो टेक्निक है 4 में से वो नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से यानी कि 3 टेक्निक रिमूव करेंगे, एक नहीं करेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस डेफिनेटली आरओ प्लांट का आपको पता ही है टीडीएस के लिए ही होता है। आपका आयन एक्सचेंज, डिस्टिलेशन हम अपनी लैब में देखते ही हैं। फिल्ट्रेशन जो है वो सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करने की टेक्निक है, उससे डिजोल्व सॉलिड रिमूव नहीं होते। तो यही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन सिंपली आपका क्रैमिंग डाटा पे बेस है, डाटा आपको पता होना चाहिए। इन्होंने पैक्स ड्रिंकिंग वाटर का जो आईएस कोड है जिसमें उसकी गाइडलाइन दी है वो पूछा है, तो आईएस 14543 इसका सही आंसर है। जब भी आप पानी की बोतल खरीदोगे किसी भी अच्छी कंपनी की तो उस पर आपको ये कोड ज़रूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। बहुत बार इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर चुके हैं। टारगेट जीआरएफ में तो डिटेल में हमने इस पे बात की है कि भैया इक्वेटर पे जो एटमॉस्फेयर होता है वो ज़्यादा होता है, पोल पे कम होता है। अगला क्वेश्चन कि ये नोटिफिकेशन इंडिया में कौन देता है। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी को पता ही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन फिर से आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से दिया गया है कि अगर आपके वेस्ट में क्लोरोफिक वैल्यू ज़्यादा है तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा ट्रीटमेंट का या डिस्पोजल का। तो बेसिकली अगर आपके वेस्ट में 1500 किलो कैलोरी पर केजी से ज़्यादा क्लोरीफिक वैल्यू है तो उसका आप क्या करोगे, वेस्ट टू एनर्जी, उसको आप लैंडफिल के लिए नहीं भेज सकते और कंपोस्टिंग तो उसका होगा ही नहीं। ठीक है, बिकॉज जब आप इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो तो कंपोस्टिंग में तो उसे क्यों ही डालना है। तो सिंपली आपका वेस्ट टू एनर्जी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका बेसिकली आपकी कॉमन सेंस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। जब क्योंकि बीओडी 5 एंड सीओडी क्या होती है ये हमको बहुत अच्छे से पता है। बीओडी में हम केवल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल देखते हैं कि
कितना है, और इसमें COD में हम दोनों चीज़ देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कितना ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे इसमें प्रेजेंट है। अगर हमारे सैंपल में बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ज़्यादा है तो सिंपली वो आपका क्या होगा, एक ऐसा सैंपल होगा जो ईजिली से बायोडिग्रेडेबल हो सकता है। ठीक है, अब ये सैंपल ए में अगर BOD आपकी ज़्यादा है और COD जो है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ उस सैंपल में बायोडिग्रेडेबल होने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। जैसे सैंपल ए में BOD 5 कितनी है 24 और COD कितनी है 30। अगर दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखोगे तो कितने है 6 का। ठीक है, यानी कि BOD जो है वो उसमें बहुत है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जो है ज़्यादा है उसमें। COD तो हमेशा इससे ज़्यादा होती ही है। ठीक है, क्योंकि उसने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को बताना है। दूसरा सैंपल बी देखो, इसमें BOD कम है 10 और COD 50 है, दोनों का अंतर देखो कितना है 40। तो हमें पता चल रहा है कि भाई बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है वो सैंपल ए में ज़्यादा है और बी में कम है, इसलिए सैंपल ए जो है वो ईजिली से बायोडिग्रेड हो सकता है। अगला क्वेश्चन जो है कि जो हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल हैं बेसिकली उनमें पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर आप ऑप्शन नंबर A, B और D देखते हो तो ये सब स्टेशनरी सोर्सेज में हम यूज़ करते हैं। कैटालिटिकल कन्वर्टर लगाए जाते हैं जो कि हमारे व्हीकल में बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को वाटर एंड CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड रिमूवमेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में बाहर से वेस्ट नहीं आ सकता। किस लिए? रिसाइकलिंग के लिए आ सकता है, रिकवरी एंड रीयूज़ के लिए आ सकता है, और यूटिलाइजेशन के लिए भी आ सकता है, को प्रोसेसिंग के लिए भी आ सकता है। बट हमारे देश में बाहर से जो भी आपके वेस्ट हैं वो डिस्पोज करने के लिए नहीं आ सकता। ठीक है, कि आप उसे डिस्पोज नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म में। डिस्पोज में आपको पता है कि क्या आता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आता है, आपका इंसिनरेट आता है, और आपका तीसरी चीज़ लैंड फिलिंग आती है। ये तीनों हम नहीं करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। तो अगला चीज़ है कि जब भी हम कंबशन करते हैं तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, टेम्परेचर, टाइम एंड आपका टर्बुलेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है अर्थ सरफेस के क्लोज क्यों है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये तो सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो सिंपली द वाटर इवेपोरेट व्हेन इट्स कूल्ड टू इट्स ड्यू पॉइंट। ये एक गलत स्टेटमेंट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। बाकी के स्टेटमेंट को आप आसानी से देख सकते हो, और ये सी को सेग्रीगेट कर लोगे आप चारों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में। बट जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये आपको बहुत सारा डाटा दे देते हैं कि 3 स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट गलत है। तो अगर आपने किसी भी टॉपिक के बारे में जब आप पढ़ते हो ऐसे क्वेश्चन को निकाल के उनकी तीनों स्टेटमेंट को लिख लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में जो 3 ऐसी स्टेटमेंट आती है ना तो कहीं ना कहीं पे अगला क्वेश्चन तैयार कर देती हैं आपके लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है आपको मेरी किसी भी एक्सप्लेनेशन पे, किसी भी आंसर पे, तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं आपको सही सॉल्यूशन दूँ। तो दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू दोस्तों।